क्या 2024 का चुनाव 2024 के बजाय 2023 में हो जाएगा? नीतीश कुमार ने बिहार में कुछ ऐसे संकेत दिए हैं, लेकिन इन संकेतों में कितना दम है, उत्तर प्रदेश और खासकर राम मंदिर के हवाले से हम इसे टटोलने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आखिर 2 दिन क्यों रुके? क्या है अयोध्या में ऐसा खास कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन बिताए हैं, और क्या कहा है 24 के लिए अयोध्या को लेकर? इसके अलावा यह भी जान लीजिए कि दारुल उलूम जिसने जो शिक्षा है, शिक्षा में अंग्रेजी का इस्तेमाल है, उसको रोकने की बात कही थी, तो नेशनल चाइल्ड राइट कमीशन ने नोटिस दिया है। क्या है उसमें? और साथ साथ यूसीसी यानी कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसे लेकर किस तरीके से अब सियासत शुरू हो रही है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो बिहार में नीतीश कुमार ने 2024 चुनाव को लेकर एक शगुफा छोड़ दिया है और उन्होंने इशारों में इस बात को कहने की कोशिश की है कि हो सकता है कि 2024 के पहले ही जो पार्लियामेंट के चुनाव हैं वो हो जाएं, और इसके पीछे की वजह भी कहीं ना कहीं अब तलाशी जा रही है। चर्चा ये है कि जिस तरीके से 9 साल पूरे होने का कार्यक्रम मनाया गया, जिस तरीके से 10 साल के बजाय 9 साल के मोदी सरकार के कार्यक्रमों का गुणगान हो रहा है, ऐसा लगता है कि मोदी सरकार कहीं 4 राज्यों के साथ साथ ऐसा न हो कि 2024 का भी चुनाव साथ साथ करवा ले। ये आशंका, ये चर्चा इस वक्त चल रही है। लेकिन क्या सचमुच 2024 का चुनाव प्रीपोन हो सकता है? यानी कि क्या पहले हो जाएगा, 2023 के आखिर में हो जाएगा? नीतीश कुमार ने अगर ये बातें कही हैं तो इस बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन पहले नीतीश कुमार के हम आपको बातें सुनवाते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश इसमें क्यों नहीं फिट बैठता। कहा कि कौन सी जब कब चुनाव होगा कोई जानता है? कुछ जरूरी है कि अगले ही साल चुनाव होगा? कोई ठिकाना है कि और पहले ही चुनाव हो जाए? तो आपने नीतीश कुमार को सुन लिया और नीतीश कुमार के इस आशंका में दम भी है। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो लगता नहीं कि 2023 में पार्लियामेंट के चुनाव हो जाएंगे या फिर ये चुनाव प्रीपोन होगा। दरअसल बीजेपी अयोध्या को लेकर एक बड़ी तैयारी कर रही है और तीसरे हफ्ते 2024 के जनवरी के तीसरे हफ्ते में राम मंदिर को जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी इस राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, इस राम मंदिर को देश को और खास करके हिंदुओं के सबसे बड़े पूजा स्थल को समर्पित करेंगे। तो क्या चुनाव उसके पहले हो जाएगा? बीजेपी इतना बड़ा, इतना मेगा इवेंट करने जा रही है राम मंदिर को लेकर, और उसे लगता है कि उसकी कई दशकों की जो राम मंदिर को लेकर के तपस्या रही है वो इसे चुनाव में भुनाने के पहले ही क्या वो चुनाव करा ले जाएगी। यहां के विशेषज्ञों का मानना है कि कतई नहीं, 2024 के पहले चुनाव नहीं होंगे, चुनाव अपने वक्त पर होंगे। और 23 में अगर चुनाव कराने की जो चर्चा और यह संभावना व्यक्त की जा रही है, दरअसल वो बीजेपी के अपने एजेंडे से मेल नहीं खाता। और बीजेपी हर हाल में इस राम मंदिर के इवेंट को मेगा इवेंट बनाने जा रही है। जनवरी के तीसरे हफ्ते 21-22 जनवरी के आसपास इसका उद्घाटन होगा और अगले 2 से 3 महीने के बाद चुनाव होंगे। तो बीजेपी इस पूरे इवेंट को इतना बड़ा करना चाहेगी कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रतीक के तौर पर राम जन्मभूमि का ये जो मैसेज है वो हिंदुओं के बीच में कुछ इस कदर जाए कि उसका फायदा मिले। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो नीतीश कुमार की इस बात में दम नजर नहीं आता। और अब हम आपको बताएंगे कि राम मंदिर को लेकर बीजेपी की तैयारियां कितनी बड़ी और कितनी लंबी हैं, तब आपको अंदाजा लगेगा कि आखिर क्यों 2024 का चुनाव 2024 में ही तय समय पर होगा। तो हमने आपको बताया कि आखिर किस तरीके से 2024 का चुनाव 24 में ही होंगे। नीतीश कुमार के इस आशंका में शायद उत्तर प्रदेश के लिहाज से उतना दम नहीं है।
और इसके पीछे की वजह अब आपको दिखाने भी जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनों से अयोध्या की यात्रा पर हैं। कल पहले उन्होंने मंदिरों में दर्शन किए, पहले वो हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, रामलला के दर्शन किए। कल रात उन्होंने अयोध्या में गुजारी है और रात में वो कई जगहों पर भ्रमण पर निकल पड़े। यानी कि अयोध्या नगरी जो कि नई नगरी बन रही है, नया मंदिर बन रहा है, उसका काम कैसा चल रहा है, किस तरीके की प्रगति उन प्रोजेक्ट्स की है। और चूंकि अयोध्या को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी बीजेपी सरकार और योगी सरकार कर रही है ताकि दुनिया के मानचित्र पर इसे अयोध्या को भी एक बड़े धार्मिक नगरी, जिस तरीके का मक्का है या जिस तरीके के दूसरे धर्मों के शहर है, उस तरीके से लाने की कोशिश हो रही है। तो 2024 के जनवरी में जब इसका उद्घाटन होगा तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि 21 लाख दिए इस बार दीपावली में दीपोत्सव पर जलाए जाएंगे और दीपोत्सव से जो कार्यक्रम शुरू होगा वो मंदिर के उद्घाटन तक चलना चाहिए। यानी कि आप अक्टूबर से लेकर जनवरी तक इस अयोध्या के इस भव्य इवेंट को इतना बड़ा करने की तैयारी है, स्ट्रेच करने की तैयारी है कि जो दीपोत्सव से शुरू होगा, यानी कि दिवाली से जो शुरू होगा, वो जनवरी के तीसरे हफ्ते तक जाना चाहिए। ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। पहले उन तस्वीरों को देखिए, कल योगी कहां कहां थे, किस तरीके से उन्होंने भ्रमण किया है और उसके बाद किस तरीके से मंदिर के इस इवेंट को कितना बड़ा बनाने की तैयारी है। जब प्रधानमंत्री मोदी से जनता को समर्पित करने आएंगे, क्या कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए। ये नई अयोध्या है, दीपोत्सव का अलग आनंद। इस बार दीपोत्सव होगा तो भाइयों बहनों लक्ष्य रखिए, 21 लाख दीप प्रज्वलित होंगे अयोध्या के अंदर, 21 लाख दीप। और अयोध्या के हर घर में, जनपद के हर घर में दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम होने चाहिए। राम जी की बेड़ी में भी होगा, नए घाट में भी होगा, हर मठ और मंदिर में भी होगा, सूरज कुंड, भरत कुंड, जितने भी घाट हैं इन सब में दीप प्रज्वलन के साथ साथ अयोध्या के हर घर में भी दीपों से प्रज्वलित होती हुई, अयोध्या जगमगाती हुई दीपोत्सव की दिन दिखाई देनी चाहिए। अभी से इसकी तैयारी हो, एक बड़ा इवेंट बनाओ, अभी से तैयारी प्रारंभ कर दो। अगले वर्ष हमारे राम आने वाले हैं, अपने घर में विराजमान होने वाले हैं, अपने महल में विराजमान होने वाले हैं, अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होने वाले हैं और उसकी तैयारी दीपोत्सव के साथ हमारी प्रारंभ होनी चाहिए। एक लंबी श्रृंखला प्रारंभ होगी और उस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले मोदी सरकार के 9 साल का गुणगान, उसके बाद दीपोत्सव से जनवरी तीसरे हफ्ते तक राम मंदिर का गुणगान, या यूं कह लें कि राम मंदिर के पूरे इवेंट को बड़ा करने की तैयारी, और साथ साथ अयोध्या नगर को बनाने और सजाने की तैयारी। यह कुछ बीजेपी और खास करके योगी सरकार 2024 के पहले केंद्र सरकार को एक तरीके से गिफ्ट देने की तैयारी है कि जब प्रधानमंत्री मोदी इस राम मंदिर के उद्घाटन के लिए आए तो ये अयोध्या दिव्य और भव्य नगरी के तौर पर दिखाई दे। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री 2 दिनों से अयोध्या में डेरा जमाए बैठे रहे, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है और अयोध्या के एक एक पॉइंट को लेकर के उन्हें सुना है और उस पर कैसे ये अयोध्या नगरी और बेहतर बन सके, इस पर बाकायदा क्लास लगाई है। तो अयोध्या को लेकर के जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है और ये तैयारी 2024 जनवरी तक जाएगी, जब तक इसका उद्घाटन नहीं होता। और फिर इसके आफ्टर इफेक्ट को 2024 चुनाव में कैसे इस्तेमाल किया जाए, बीजेपी इसकी तैयारी में है। तो 2024 में के पहले चुनाव हो जाएंगे ऐसा नहीं लगता। हाँ, 2024 के लिए इस मंदिर के इवेंट का इस्तेमाल बड़े स्तर पर होगा, ये तय है। अब अगली खबर। देश की सबसे बड़ी इस्लामिक मिशनरी संस्था, यूनिवर्सिटी, जिसका दुनिया में भी बड़ा नाम है, दारुल उलूम, उसने
एक ऐसा तुगलकी फरमान जारी किया है जिसके बाद से हंगामा मचा हुआ है। दारुल उलूम ने कहा है कि अगर कोई उसका छात्र कहीं बाहर किसी और भाषा में अगर शिक्षा लेते हुए खासकर अंग्रेजी पढ़ते पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ कार्रवाई ही नहीं, उसे दारुल उलूम से बाहर निकाल दिया जाएगा। यह खबर जब सोशल मीडिया पर आई तो खूब जमकर बवाल मचा और दारुल उलूम की तरफ से इस मुद्दे पर पहले तो चुप्पी साधी गई, लेकिन अब असद मदनी का आज बयान आया है और उन्होंने कहा है कि हमारी जो अपनी इंटरनल पढ़ाई है, यानी कि दारुल उलूम की अपनी जो पढ़ाई है, वो किसी और भाषा में कतई हो नहीं सकती और साथ साथ वो छात्र किसी दूसरी और भाषा को पढ़ भी नहीं सकते। जब तक 5 साल तक वो यहां रहेंगे, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अरबी भाषा में जो दारुल उलूम की कोर पढ़ाई है, सिर्फ उसे ही पढ़ना होगा और अगर वो कुछ और पढ़ते हैं तो फिर उन्हें बाहर जाना हो सकता है। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं असद मदनी इस पूरे बवाल पर और इसके बाद चाइल्ड राइट कमीशन ने क्या कहा है हमें भी बताएंगे। पढ़ने के बाद जो जी चाहे करो, हमारे यहाँ दाखिला ले लो, हम तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाएंगे या तुम किसी स्कूल में जाकर के दाखिला लो, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ते हुए हमारा जो कोर्स है वो इतना टफ है कि उसके साथ किसी दूसरे कोर्स को नहीं अदा किया जा पढ़ा जा सकता। दारुल उलूम के अंग्रेजी नहीं पढ़ने के उस फतवे के बाद बड़ा रिएक्शन शुरू हुआ है। खासकर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इस कमीशन ने तो बकायदा सहारनपुर के डीएम को नोटिस भेजा है और उसमें इस बात का जिक्र है कि आखिर दारुल उलूम जैसी संस्था किसी छात्र को अंग्रेजी पढ़ने से कैसे रोक सकती है, साथ साथ उस पर पढ़ाई करने पर कैसे कार्रवाई कर सकती है। यह छात्रों के मूल अधिकारों से हनन है और सीधे सीधे अब डीएम को इसके लिए जवाबदेह ठहराया गया है कि इस पर तत्काल संज्ञान लिया जाए, यानी कि यह मामला बड़ा होता जा रहा है। उधर बीजेपी के विधायक जो अब मंत्री हैं योगी सरकार में, उन्होंने भी कहा है कि हर हाल में देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी के मंत्री ब्रजेश। दारुल उलूम के संचालकों को सीधा सीधा 2 शब्दों में एक बात कहना चाहता हूं कि ये भारत है, ये भारत संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं चलता है। भारत ना फतवों से चलता है ना शरीयत से चलता है। भारत अपने देश के संविधान में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर, नियम कायदों के आधार पर चलता है। इस देश के अंदर रहने वाला नागरिक स्वेच्छा से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत जो भी पढ़ना चाहे वो पढ़ेगा। किसी के द्वारा थोपे गए निर्णयों के आधार पर कोई निर्णय नहीं हो सकता। तो फिलहाल ये विवाद थमेगा ऐसा नहीं लगता, क्योंकि दारुल उलूम देश की सबसे बड़ी इस्लामिक मिशनरी है और वो फिलहाल अपने किसी एजेंडे से समझौता नहीं करती। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या सरकार और सरकार की संस्थाएं उस पर भारी पड़ती हैं या फिर अंग्रेजी नहीं पढ़ने का, जब तक उसमें छात्र रहेंगे, 5 सालों की जब तक पढ़ाई है, ये जो फरमान है ये चलता है या फिर सरकार की चलती है। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर किस तरीके से हल्ला मचा है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक बार फिर नया बवाल शुरू हो रहा है और ये बवाल इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सभी इसके जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उनसे राय मांगी है कि 1 महीने में वो अपनी राय दें कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर वो क्या चाहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के उनकी अपनी राय क्या है। 1 महीने की मियाद तय की गई है और जैसे ही केंद्र सरकार ने 1 महीने की मियाद तय की और यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए राय मांगी, वैसे ही बवाल शुरू हो गया। बवाल इस कदर की ज्यादातर जो इसके विरोधी हैं उनका कहना है, खास करके जो मुस्लिम सेमिनरी या फिर जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं या फिर कई ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने हमेशा से यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया है, उनका कहना है, उनका मानना है कि वो किसी भी सूरत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो इसे नहीं मान सकते। आज ऐसे कई विचार और बयान सामने आए। शफीकुर रहमान बर्क जो कि सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये उनके धर्म के मामले में ये हस्तक्षेप है और वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपनी राय इसके खिलाफ वो रखते हैं।
इसके अलावा कई और मौलानाओं ने भी आज यही बात कही कि किसी सूरत में यूसीसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जब सरकार ने राय मांगी है तो यही राय भेजी जाएगी कि ये किसी सूरत में किसी स्तर पर कहीं से नहीं होना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी सरकार ने, केंद्र सरकार ने अगर इस पर राय मांगी है तो निश्चित तौर पर इस पर एक माहौल बनाने की कोशिश जरूर दिखाई देगी। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।